नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज यूपी टीजीटी सोशल साइंस का जो है ज्योग्राफी के लिए पहला लेक्चर लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इसी तरह के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा लेंगे। तो मित्रों, हम जो है ऑनलाइन स्टडी गंगा में आपका पहला लेक्चर जो है भूगोल के आपके सामने जो है वह प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला हमारा जो टीजीटी सोशल साइंस का भाग है वह ज्योग्राफी सिलेबस का जो पहला हमने भाग लिया है वह आपका चट्टान। सबसे पहले जानते हैं चट्टान या रॉक, जिसे रॉक्स भी कहा जाता है। चट्टान होता क्या है? अगर हम सामान्य भाषा में देखें, व्यवहारिक भाषा में, तो चट्टान से तात्पर्य सिर्फ किसी कठोर भाग से होता है। सामान्य भाषा में लोग चट्टान से तात्पर्य किसी कठोर भाग से लेते हैं, लेकिन भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान से तात्पर्य किसी कठोर भाग से नहीं होता। पृथ्वी की पपड़ी की रचना जिन पदार्थों से होती है उन्हें हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के पपड़ी की रचना जो है वह जिन पदार्थों से होती है उन्हें हम चट्टान कहते हैं। तो चट्टान से तात्पर्य सिर्फ कठोर से नहीं होता। पृथ्वी की पपड़ी की रचना में जितने भी तत्वों का योगदान होता है उसे हम चट्टान कहते हैं, चाहे वह कठोर हो, मुलायम हो, प्रवेश्य हो, अप्रवेश्य हो। वे सभी तत्व एवं पदार्थ जिनसे भी पृथ्वी की भूपर्पटी की रचना होती है उसे हम चट्टान कहते हैं। चट्टान ग्रेनाइट की तरह कठोर भी हो, अप्रवेश्य भी हो सकती है। तो वे सभी तत्व एवं पदार्थ जिनसे भूपर्पटी की रचना होती है उन्हें हम चट्टान कहते हैं। हमारी भूपर्पटी की रचना में लगभग भूपर्पटी की रचना जो है वह विभिन्न प्रकार के खनिजों से होती है। हमारी जो भूपर्पटी बनी हुई है इसके निर्माण में विभिन्न प्रकार के जो वह खनिज हैं वह भाग लेते हैं। और हमारी पृथ्वी की रचना में, हमारी भूपर्पटी की रचना में लगभग 2000 खनिजों का योगदान होता है। विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया गया कि लगभग पृथ्वी की भूपर्पटी की रचना में लगभग 2000 खनिजों का योगदान होता है। लेकिन इसमें से कुछ मुख्य खनिज ही हैं जो इसके निर्माण में योगदान लेते हैं। फेल्सपार है, स्फटिक है, अवरक है, एम्फीबोल्स है और पायरोक्सिन्स है और ओलिवीन है। एक और खनिज है ओलिवीन। कुल मुख्य 6 खनिज हैं जो सबसे ज़्यादा योगदान भूपर्पटी की रचना में देते हैं। वैसे 2000 खनिजों का योगदान होता है, लेकिन मुख्य रूप से 6 खनिज ऐसे हैं जिनकी भूपर्पटी की रचना में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। उसमें आपका फेल्सपार है, स्फटिक है, अवरक है, एम्फीबोल्स है, पायरोक्सिन्स है और ओलिवीन है। ये 6 ऐसे मुख्य खनिज हैं जो हमारी भूपर्पटी की रचना में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। अब आते हैं हम चट्टान की वर्गीकरण पर। चट्टानों का वर्गीकरण तो बनावट के आधार पर जो है वह चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। बनावट के आधार पर चट्टान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। आग्नेय चट्टान, इसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। अवसादी चट्टान, इसे सेडिमेंटरी रॉक्स कहा जाता है। और तीसरा है रूपांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, इसे परिवर्तित चट्टान भी कहा जाता है। तो ये बनावट के आधार पर चट्टानों को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो हम एक एक चट्टान की जो है वह विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जिसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण अगर शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दिया जाए तो आग्नेय यानी अग्नि से निर्मित, लेकिन वास्तव में अग्नि से निर्मित नहीं होता। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकले हुए तप्त तरल मैग्मा की जमकर ठोस होने से होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले तप्त तरल मैग्मा के जमकर
ठोस होकर होने से होता है। इन चट्टानों को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय जब धरातल के अंदर से मैग्मा, जिसे लावा कहा जाता है, यह निकल करके जमता है, तो उसी जमे हुए लावा को ही आग्नेय चट्टान का नाम दिया जाता है। तो आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषताएं होती हैं। आग्नेय चट्टान की सबसे पहली विशेषता यह होती है कि यह रवेदार और दानेदार होती है। रवेदार और दानेदार होती है। आग्नेय चट्टान की सबसे पहली विशेषता यह रवेदार और दानेदार होती है। लेकिन रवों और दाने बनने की प्रक्रिया वह मैग्मा के जमने पर निर्भर करती है। अगर मैग्मा तेजी से जमता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है, तो रवे नहीं बनते हैं या तो बहुत कम बनते हैं। लेकिन अगर उसके जमने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है तो उसमें रवे जो है वह बड़े बड़े बनते हैं। तो रवों की बनने की प्रक्रिया जो है वह मैग्मा के जमने पर डिपेंड करती है। अगर मैग्मा धीरे धीरे जमता है तो उसमें रवों का निर्माण होता है, लेकिन अगर मैग्मा तेजी से जमा हो जाता है तो उसमें रवों का निर्माण नहीं होता है। तो ये रवेदार और दानेदार होती है। दूसरे, यह कठोर होती है। ज़्यादातर जो है वह आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा समय तक खुले वातावरण में रहती हैं तो उस पर मौसम की प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण ये मुलायम हो जाती हैं और इन्हें आसानी से फावड़ों से भी खोदा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर के ये ज़्यादातर कठोर होती हैं, रवेदार और दानेदार होती हैं। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि इनमें जल नहीं पाया जाता। इनमें जल नहीं पाया जाता। अगर कहीं इसमें जल होता भी है तो वह इनकी संधियों और दरारों के माध्यम से ही इसमें प्रवेश कर पाता है। तो इसमें जल जो है वह नहीं पाया जाता है, और अगर जल कहीं पाया भी जाता है तो वह इनके संधियों और दरारों के माध्यम से इनमें प्रवेश कर जाता है। तो कहीं कहीं इनमें जल और तेल भी पाए जाते हैं। इनमें संधियां और दरारें पाई जाती हैं। इसमें संधियां और दरारें जो हैं वह पाई जाती हैं, लेकिन संधियां और दरारें ऊपरी भाग में ज़्यादा मिलती हैं, निचले भाग में बहुत कम पाई जाती हैं। तो इसमें संधियां और दरारें भी पाई जाती हैं। अगला है इसमें की विशेषता कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। यह ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं पाया जाता है। तो इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आग्नेय चट्टान ही हमारी प्राथमिक चट्टान मानी जाती है। सबसे पहले जो है आग्नेय चट्टान का उद्भव हुआ है, और पृथ्वी के निर्माण में, यानी इसकी बनावट में, हमारी चट्टानों के बनावट में जो है वह 95% योगदान जो है वह आग्नेय शैलों का होता है। तो इसकी बनावट में 95% योगदान जो है वह आग्नेय शैलों का होता है। और सबसे पहले जो है वह हमारी आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, क्योंकि यह तप्त और तरल मैग्मा से निर्मित होती हैं, और अगर उस समय कोई जीवाश्म रहा भी होगा, जीव रहा भी हो गया, तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यह इसकी अगली विशेषता। तो यह रवेदार और दानेदार होती है। यह मूलतः कठोर होती है, लेकिन ज़्यादा समय तक अगर यह खुले रहती है तो यह मुलायम भी हो जाती है। रवा बनने की प्रक्रिया जो है मैग्मा के ठंडा होने पर डिपेंड करती है। मैग्मा जितना तेज़ी से ठंडा होगा जो है यह उसमें रवे उतने कम बनेंगे, और अगर ये देरी से ठंडा होता है तो रवे उसमें ज़्यादा बनते हैं। इसे प्राथमिक शैल कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण में इसका योगदान जो है वह 95% है, और इसमें जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता है। आग्नेय शैलों में पानी नहीं पाया जाता है। अगर पानी और तेल कहीं मिलता है तो वह इसकी संधियों और दरारों के माध्यम से इसमें प्रवेश कर जाता है। तो यह हमारी जो है आग्नेय शैलों की कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा कुछ आग्नेय शैलें हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डोलेराइट, डायोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट, ऑब्सीडियन, पेग्माटाइट, पिच स्टोन, रायोलाइट और फ्यूमिस। ये हमारी कुछ मुख्य आग्नेय शैलें हैं। परीक्षा में ज़्यादातर यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। परिभाषा नहीं पूछा जाता है, वितरण नहीं पूछा जाता है, प्रकार नहीं पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर के परीक्षाओं में इन आग्नेय शैलों के नाम जो है वह पूछे जाते हैं। जैसे
आग्नेय अवसादी और कायांतरित शैलों की चट्टानों का नाम देगा, उसमें पूछता कि इनमें से कौन सी आग्नेय शैल है। यह भी पूछ सकता है कि कौन सी आग्नेय शैल नहीं है, या कौन सी अवसादी शैल है, कौन सी अवसादी शैल नहीं है, कौन सी रूपांतरित शैल है और कौन सी रूपांतरित शैल नहीं है। तो ज़्यादातर प्रश्न जो है वह आग्नेय शैल और कायांतरित शैलों से उठाए जाते हैं। आग्नेय और अवसादी शैलों का रूपांतरण जो है जब परिवर्तित होता है तो उसे हम रूपांतरित शैल कहते हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो आग्नेय शैलों का नाम पूछता है या आग्नेय और रूपांतरित शैल का नाम दे करके भी पूछता है कि कौन सी इसमें से परिवर्तित शैल है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मुख्य हमारी आग्नेय शैलें जो है वह ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, डोलेराइट है, डायोराइट है, एंडेसाइट है, पेरिडोटाइट है, ऑब्सीडियन है, पेग्माटाइट है, पिच स्टोन है, रायोलाइट है और फ्यूमेस। ये हमारी जो हम मुख्य कुछ आग्नेय शैलें। अब चलते हैं आग्नेय शैलों की व्याख्या पर। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण, आग्नेय शैलों का हम वर्गीकरण, तो आग्नेय शैलों का वर्गीकरण जो है वह कई आधारों पर किया जाता है। तो आग्नेय शैलों का वर्गीकरण जो है, पहला आधार है उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो है अंतःनिर्मित आग्नेय शैल, अंतःनिर्मित आग्नेय शैल। अंतःनिर्मित आग्नेय शैल में भी दो तरह की होती है, एक होता है पातालीय आग्नेय शैल और दूसरा होता है मध्यवर्ती आग्नेय शैल। और दूसरा है बाह्य निर्मित आग्नेय शैल, बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। इसके अंतर्गत आता है विस्फोटक प्रकार और दूसरा हमारा है दरारी उद्भेदन। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण है, उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। अंतःनिर्मित आग्नेय शैल है और दूसरा बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। अंतःनिर्मित आग्नेय शैल में भी पाताली आग्नेय शैल होती है, मध्यवर्ती आग्नेय शैल होती है, और बाह्य निर्मित आग्नेय शैलों में हमारी विस्फोटक प्रकार है और दूसरा है दरारी आग्नेय शैल। अब आते हैं एक एक की हम चर्चा करते हैं। उत्पत्ति प्रक्रिया के पाताली आग्नेय शैल वे आग्नेय शैल होती हैं जिनका निर्माण काफी गहराई में होता है, भूगर्भ की सबसे अधिक गहराई में होता है। जब मैग्मा का भूगर्भ के अंदर से उद्भव होता है तो कभी कभी मैग्मा जो है वह धरातल की ऊपर ना आकर के उसके अंदर ही जमा हो जाता है। तो जब उसके अंदर जमा हो जाता है तो ऐसे आग्नेय शैलों को जो है अंतःनिर्मित आग्नेय शैल कहा जाता है। जब मैग्मा का जमाव धरातल के ऊपर ना होकर के भूगर्भ में ही हो जाता है तो उसे हम अंतःनिर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। तो ये दो तरह की होती है, पाताली और मध्यवर्ती। पाताली आग्नेय शैल वे शैलें होती हैं जिनका निर्माण काफ़ी गहराई में होता है और ये हमको दिखाई नहीं देती। ये तभी दिखाई देती हैं जब बहुत अधिक तक भूपर्पटी का अपर्दन और अपक्षय होता है, तब ये हमको दिखाई, लेकिन इनका ऊपरी भाग तो दिखाई देता है लेकिन इनका निचला भाग हमें कभी दिखाई नहीं देता। और दूसरी है आपकी मध्यवर्ती आग्नेय शैल। मध्यवर्ती आग्नेय शैल वे आग्नेय शैलें होती हैं जिनका निर्माण धरातल के करीब में होता है। जिन शैलों का निर्माण धरातल के करीब में होता है, ऊपरी सतह के करीब में होता है, उन्हें हम मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहते हैं। और यह शैलें ऊपरी भूपर्पटी के सामान्य अपर्दन के बाद भी यह हमको दिखाई देने लगती हैं। तो मध्यवर्ती आग्नेय शैलें भी कुछ विभिन्न प्रकार की होती हैं जो सामान्य अपर्दन या अपक्षय के बाद हमको दिखाई देती हैं। इनके मुख्य नाम जो हैं वह आपके बैथोलिथ, 、 , 、 , 、 , 、, , 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
लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, पांचवा है सिल या सीट, और छठवां है डाइक। यह हमारी मध्यवर्ती आग्नेय शैल है। परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है अंतः निर्मित आग्नेय शैल है या बाह्य निर्मित आग्नेय शैल है। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल या सीट या डाइक, ये जो हमारी है अंतः निर्मित आग्नेय शैल है, और ये मध्यवर्ती अंतः निर्मित आग्नेय शैल है। पाताली आग्नेय शैलों में खास करके हमारी जो है वह ग्रेनाइट सम्मिलित होती है। इसका जमाव जो है धरातल की काफ़ी गहराई पर होता है, इसे पाताली आग्नेय शैल कहते हैं। बाकी ये बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, फैकोलिथ है, लोपोलिथ है, सिल या डाइक, ये जो हमारी मध्यवर्ती आग्नेय शैलें हैं, इनके जमाव के आधार पर जो है इनका नामकरण किया गया। बैथोलिथ का निर्माण जो है, इन सब आग्नेय शैलों का निर्माण धरातल के नीचे विभिन्न आकृतियों में होता है। बैथोलिथ का निर्माण खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। यह लावा का जमा हुआ एक असामान्य उभार होता है जिसे बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। यह धरातल के अंदर जो है यह हमारा धरातल है, तो यह एक असामान्य उभार सा होता है जो बाहर से हमको दिखाई नहीं देता। इसकी दीवारें जो हैं वह खड़ी होती हैं और ये गुंबद की भांति जो है अंदर भूमि के अंदर पाया जाता है। तो लावा का एक गुंबदाकार या गोलाकार उभार जो है वह बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। बैथोलिथ का निर्माण ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसकी दीवारें काफ़ी खड़ी होती हैं और बाहरी भाग ये गुंबद सदृश होता है, लेकिन कभी कभी जब ऊपर का अपर्दन या अपक्षय हो जाता है तो ये नीचे ऊपर का भाग तो दिखाई देने लगता है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है इसे हम नहीं जान पाते हैं। दूसरा होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ का निर्माण खास करके जो है यह अवसादी शैलों में होता है, परतदार शैलों में होता है। इसमें होता क्या है कि जब कभी निकलने वाले, चूंकि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे पहले गैसें बाहर आती हैं और जब गैसों की तीव्रता कम होती है तो जब यह अवसादी शैलों या परतों में ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो नीचे से आने वाला मैग्मा जो है इसे कुछ ऊपर की तरफ उठा देता, इसे जो है कुछ ऊपर की तरफ उठा देता। हमारी जो परतदार शैल होती है इसे कुछ ऊपर की तरफ उठा देगा, जिससे निचले धरातल और ऊपर के बीच में एक गैप बन जाता है और उसी गैप में जो है वह लावा जमा होकर के ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से परतदार शैलों को में जो है इस गैप में जो ये मैग्मा भरता है, ऐसी आकृतियों को हम लैकोलिथ कहते हैं। तो लैकोलिथ का निर्माण खास करके परतदार शैलों में होता है और बैथोलिथ का जमाव जो है वह खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसके बाद है फैकोलिथ। फैकोलिथ का निर्माण जो है वह पर्वत की अपनति और अवनतियों में होता है। जब किसी पर्वतीय क्षेत्र की अपनत, अपनत का मतलब होता है ये उठा हुआ भाग, इसे अपनति बोलते हैं और इसे अभिनति बोलते हैं, धंसा हुआ भाग। जब मोड़दार पर्वतों की अपनतियों और अवनतियों में लावा का जमा हो जाता है तो अपनत और अवनतियों में जमे हुए लावा के जमाव को हम फैकोलिथ बोलते हैं। और लोपोलिथ, जब लावा का जमाव एक छिछली बेसिन में हो जाता है, एक तस्तरी नुमा बेसिन की तली में लावा का जमा होता है, तो इस छिछली बेसिन या तस्तरी नुमा जमे हुए लावा के जमाव को हम लोपोलिथ कहते हैं। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ और लोपोलिथ। बैथोलिथ एक असामान्य उभार है जो खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लैकोलिथ का निर्माण अवसादी या परतदार शैलों में होता है। जब लावा के उद्गार के समय गैसों के प्रभाव से ऊपर का भाग धरातल का ऊपर उठ जाता है, ऊपर और नीचे के भाग में एक गैप हो जाता है जिसमें लावा भर जाता है। इस तरह से उठे हुए भाग को जो हम लैकोलिथ कहते हैं। जब लावा का जमाव पर्वतीय क्षेत्रों में या मुड़दार पर्वतों की अपनतियों और अभिनतियों में हो जाता है तो इसे हम कहते हैं फैकोलिथ। लोपोलिथ, जब लावा का जमाव जो है तस्तरी नुमा आकृति में होता है, किसी अवतल बेसिन में होता है, तब इसे हम कहते हैं लोपोलिथ। सिल या डाइक,
लावा का जमाव जब धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों में क्षैतिज या लंबवत रूप में किसी भी रूप में हो जाता है। जब लावा का जमाव जो है धरातल के नीचे उनकी दरारों में क्षैतिज या लंबवत पतली पतली शाखाओं के रूप में हो जाता है, तो इन पतली पतली शाखाओं को ही हम सिल, बहुत पतला जमा होता है तो उसे सीट कहा जाता है। तो लावा का यही खास करके ज़्यादातर इसका जमाव क्षैतिज रूप में पाया जाता है, लंबवत रूप में भी कहीं कहीं ये दरार के रूप में मिलते हैं। तो ये क्षैतिज रूप में जो जमा होता है इसे ही सिल या सीट कहते हैं। डाइक एक तरह का डॉट, जैसे आप किसी बोतल में के मुंह में एक तरह का, अगर इसका ढक्कन नहीं है तो लोग इसमें एक इस तरह सा डॉट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये डॉट कहते हैं। इसी के डाइक से आप समझिए कि जब धरातल से मैग्मा का उद्गार एक नली के सहारे होता है और कभी कभी मैग्मा उसी नली में जमा हो जाता, जैसे ये हमारी सैल है, चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं और जो है यह मैग्मा का जमा। कभी कभी जो है धरातल के भूगर्भ से निकला हुआ मैग्मा जब नली के रूप में मैग्मा आता है तो वह बाहर ना आ करके कभी कभी धरातल के नीचे एक गांठ के रूप में, एक लंबी नली के रूप में जो है वह विस्तृत हो जाता है। तो इस तरह से ये जो मैग्मा का जमा होता है इसे ही डाइक कहा जाता है। डाइक कई प्रकार की होती हैं, कभी कभी ये धरातल के बाहर भी दिखाई देने लगती हैं, कभी कभी इनका जब ऊपर के भागों का अपक्षय पर्दन हो जाता है तो कभी कभी इस रूप में भी यह हमको दिखाई देने लगती हैं। तो ये डिपेंड करता है डाइक के अपर्दन और उसके कठोर और मुलायम होने पर। अगर डाइक कमज़ोर है, मुलायम है, उसकी सैलें तो अपर्दित हो रही हो तो आसपास की सतहें उससे कठोर होती हैं तो डाइक का अपर्दन होकर के उसमें गड्ढा सा बन जाता है। और अगर आसपास की सैलें कमज़ोर होती हैं, उसकी अपेक्षा डाइक की सैलें कठोर होती हैं तो आसपास की सैलों का अपर्दन हो जाता है और डाइक जो है इस तरह से ऊपर निकला हुआ भी दिखाई देता। और अगर सैलें और डाइक दोनों समान होती हैं तो इस तरह से दोनों का साथ साथ अपर्दन होता है तो डाइक और सैल दोनों जो है एक अवस्था में मिलती रहती हैं। तो डाइक की जो ये तीन अवस्थाएं मिलती हैं। तो बैथोलित या लावा का एक असमान उभार होता है जो खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। लैकोलित यह जो है परतदार सैलों में पाया जाने वाला है। परतदार सैलों में जब लावा का जमाव एक उभार के रूप में होता है तो इसे हम लैकोलित कहते हैं। फाइकोलित जब मोड़दार पर्वतों या मोड़दार चट्टानों की अपनतियों और अवनतियों में लावा का जमा होता है तो उसे फाइकोलित कहते हैं। जब एक छछली बेसिन में अवतल भाग में लावा का जमा होता है तो उसे हम लोपोलित कहते हैं। जब लावा का जमाव धरातल के दरारों में पतली सीट के रूप में होता है तो उसे सिल या सीट कहा जाता है। और डाइक जब लावा का जमाव एक गोल विस्तृत रूप में, एक गांठ के रूप में जो हो धरातल के नीचे होता है क्षैतिज रूप में, डाइक हमेशा जो है वह लंबवत पाई जाती है जबकि सिल जो है वह ज़्यादातर क्षैतिज अवस्था में पाई जाती है। तो लंबवत रूप में लावा का जो जमाव होता है धरातल के नीचे उसे हम डाइक कहते हैं। तो इस तरह से जो है यह पाताली और मध्यवर्ती आग्नेय शैलें हैं जो धरातल के नीचे पाई जाती हैं। इसके बाद जो है हम आते हैं बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें वे शैलें होती हैं यानी जब लावा का जमाव धरातल की सतह पर होता है तो ऐसे शैलों को हम बाह्य निर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। कभी कभार जब गैसों की तीव्रता अधिक होती है तो अभी लावा जो है धरातल पर आकर के प्रकट हो जाता है तो धरातल पर जो लावा का जमा होता है उसे हम बाह्य निर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, विस्फोटक प्रकार और दरारी प्रकार। अब लावा का जमाव डिपेंड करता है कि उद्गार किस प्रकार का है। अगर उद्गार विस्फोटक प्रकार का है तो या दरारी प्रकार का, तो विस्फोटक प्रकार में लावा विस्फोट के साथ निकलता है यानी सबसे पहले गैसें धरातल को तोड़ करके बाहर आती हैं, उसमें से कुछ विखंडित पदार्थ निकलते हैं जो काफ़ी हवा में ऊंचाई तक उड़ा दिए जाते हैं, फिर उसी मुंह के पास अगल बगल ये जो है पिंड जो है गिर जाते हैं। सबसे लास्ट में मैग्मा निकल करके आता है।
तप्त तरल मैग्मा और वह मैग्मा निकल करके आसपास के धरातल पर जमा हो जाता है। तो इस तरह विस्फोटक उद्गार से निकले हुए मैग्मा के जमाव से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें विस्फोटक प्रकार की आग्नेय शैल हम कहते हैं। इसके बाद जब कभी कभार गैसों की तीव्रता कम होती है, धरातल कमजोर होता है, तो लावा धरातल को धीरे से तोड़ करके बाहर निकल करके फैल जाता है। तो इस तरह से जब लावा का फैलाव होता है तो उसे हम दरारी उद्भेदन या दरारी उद्भेदन से निर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। तो इस तरह से ये उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर जो है आग्नेय शैलों का वर्गीकरण था। अंतःनिर्मित आग्नेय शैल, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे हो जाता है, भूमि के नीचे होता है, तो ऐसे शैलों को हम अंतःनिर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। इसमें एक है आपकी पाताली आग्नेय शैल और दूसरी मध्यवर्ती। पाताली आग्नेय शैल जब लावा का जमाव काफ़ी गहराई में धरातल के नीचे होता है तो इसे हम पाताली आग्नेय शैल कहते हैं, जिसमें खास करके आपकी ग्रेनाइट होती है। मध्यवर्ती आग्नेय शैल जब लावा का जमाव धरातल की सतह के करीब में होता है तो इसे मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहते हैं, जिसमें बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, शीट या डाइक होता है। बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें वे शैलें होती हैं जब लावा का जमाव धरातल के सतह के ऊपर होता है तो इसे हम बाह्य निर्मित आग्नेय शैल कहते हैं, जिसमें विस्फोटक प्रकार और दरारें। तो ये डिपेंड करता है कि लावा ज्वालामुखी का उद्गार जो है किस प्रकार से हुआ। अगर ज्वालामुखी का उद्गार विस्फोटक प्रकार से हुआ है तो इसे विस्फोटक ज्वाला आग्नेय शैल कहेंगे, और अगर लावा का जमाव दरारी उद्भेदन से हुआ है तो इसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। तो ये था हमारा आग्नेय शैल। अभी इसमें और भी है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले भाग में हम इसका दूसरा पार्ट आपको बता देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।